स्वागत है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों का फोटोमेट्रिक की कक्षा में। मैं हूं आपका मेंटोर किरण सर और मैं आपके लिए लेके आया हूं पार्ट 2 हमारी न्यू एनसीईआरटी एक्सप्लोरेशन का एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर जिसका नाम है डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है इस चैप्टर का तो उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाके देखो और फिर आ जाओ इस पार्ट 2 पर। इस पार्ट 2 के अंदर हम और भी नए कॉन्सेप्ट को बहुत इजी और अच्छे से समझने वाले हैं और फिजिक्स में जो आपका जो डर होता है उसको कंप्लीटली एलिमिनेट कर देंगे, खत्म कर देंगे। उसके बाद फिजिक्स का हर एक सवाल आपसे इजीली सॉल्व होने लग जाएगा। इवन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो एनसीईआरटी की लाइंस में छुपे हुए हैं जिससे तुम्हारे टीचर्स क्वेश्चन बनाएंगे उनको भी हम कवर करने वाले हैं। तो बिना किसी तरीके आ जाते हैं चैप्टर पर। अब देखो यहां पर एक एग्जाम्पल दे रखा है कि एक पर्सन है जो कि साइकिल से जा रहा है 100 मीटर दूर फिनिश में, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, ये बात मान के चल रहा है क्योंकि हमारा चैप्टर है वो कंप्लीटली स्ट्रेट लाइन मोशन को ही क्या करता है, कवर कर रहा है। ठीक है, आ जाता है, ये बात सही है सर, समझ में आ गई कि 100 मीटर जा रहा है और 100 मीटर को कवर करने के लिए उसको कितना टाइम लगा, 20 सेकेंड्स। ठीक है, अब मान लो उसी सेम डिस्टेंस को अगर एक कार कवर करे तो उसको कितना टाइम लग रहा है, 5 सेकेंड लग रहा है। डिस्टेंस दोनों केस में सेम है, डिस्टेंस दोनों केस में सेम है, लेकिन साइकिल से जा रहा है तो 20 सेकेंड लग रहा है, कार से गए उसी डिस्टेंस को कवर करने में तो 5 सेकेंड लगे। अगर तुम्हें मैं बोलूं कि साइकिल वाले से या कार वाले से कौन फास्ट है, इन दोनों में कौन फास्ट पहुंचा है स्टार्ट से फिनिश में, तुम सीधा बोलोगे सर कार वाला। क्यों? क्योंकि उसको कम टाइम लगा, साइकिल वाले को ज्यादा टाइम लगा। यानी एक कॉन्सेप्ट आ रहा है कि जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में हो और अगर वो सेम डिस्टेंस कवर कर रहे हो तो उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए कौन ज्यादा टाइम ले रहा है और कौन कम टाइम ले रहा है। इससे हम पता कर सकते हैं कि कौन फास्ट है और कौन स्लो है। यानी हमने मोशन को रिलेट कर दिया किसके साथ, टाइम के साथ। यहीं पे तो कॉन्सेप्ट आता है रेट ऑफ मोशन। जब भी हम रेट वर्ड पढ़ेंगे यानी हम कंपेयर कर रहे हैं किसके साथ, टाइम के साथ, यानी टाइम से डिवाइड कर देना है। तो डिस्टेंस को हमने कंपेयर किया टाइम के साथ और उस समय पता चला कि कौन सा ऑब्जेक्ट फास्ट है और कौन सा ऑब्जेक्ट स्लो है। और यहीं पर हमारी एक फिजिकल क्वांटिटी आती है जिसको बोला जाता है स्पीड। स्पीड वो फिजिकल क्वांटिटी है जो हमें यह बताती है कि एक ऑब्जेक्ट फास्ट है या वही ऑब्जेक्ट क्या है, स्लो है। ठीक है, अब क्या पढ़ा था हमने इस एग्जांपल में, देखो क्या डिस्टेंस है, सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए क्या है, टाइम अलग अलग लग रहा है, यानी डिस्टेंस को कंपेयर कर रहे हैं टाइम से, उस डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लग रहा है, तो वही तो हमारी स्पीड है। क्या होती है स्पीड, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा। तो इजीली स्पीड का फॉर्मूला आ गया, क्या, डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन। अच्छा, इसकी यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड। अब ये कहां से आई, तो देखो जो डिस्टेंस होती है वो हमने पढ़ा था किसमें मेजर होती है, मीटर में। डिस्टेंस की ऐसा यूनिट मीटर और टाइम की ऐसा यूनिट क्या होती है, सेकेंड। तो यूनिट क्या बनी, मीटर पर सेकेंड। आगे मीटर पर सेकेंड। पर ये सर ये ms-1 क्या होता है। अब देखो आप लोगों ने पढ़ा होगा मैथ्स में, अगर किसी की पावर कुछ नहीं है इसका मतलब पावर 1 है। तो यहाँ पे सेकेंड के अगर ऊपर देखा जाए तो कितनी पावर है, 1 है। अब ये सेकेंड डिनोमिनेटर में, इसको न्यूमरेटर में ले जाओ, तो जैसे ही हम डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ले जाते हैं तो पावर होती है वो माइनस हो जाएगी, तो ये बन जाएगा m s और -1। तो मीटर पर सेकेंड बोलूं या मीटर सेकेंड इनवर्स बोलूं, दोनों बात क्या है, सेम। अच्छा, इसके अलावा सेंटीमीटर पर सेकेंड भी यूनिट हो सकती है, सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स, किलोमीटर पर आवर, ये सारी हमारी स्पीड की ही क्या है, यूनिट है। बट ऐसा यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड। अच्छा, स्पीड की जब मैं बात करूं, जब मैंने ये एग्जांपल दिया कौन सा वाला, इसको यहां से यहां तक पहुंचना है। अब यहां पे डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है, आपको सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना है। गैप 100 मीटर का है, डिस्टेंस 100 मीटर है,
टाइम कितना लग रहा है ऐसा बता दो। आपके पास कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है, तो जब भी डायरेक्शन का रोल नहीं आता तो वो क्वांटिटी कौन सी होती है? स्केलर क्वांटिटी। स्पीड स्केलर क्वांटिटी है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए। क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है कि कितनी स्पीड है, तो 25 किलोमीटर पर आवर, 10 मीटर पर सेकेंड, सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए होता है। आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है? जैसे हम एग्जाम्पल से समझेंगे ना तो हमें कॉन्सेप्ट जल्दी समझ में आएगा। ये कार ए है जो कि सिटी ए से कहा जा रही है सिटी बी की। अब थोड़ा ध्यान से देखो, टोटल डिस्टेंस 240 किलोमीटर को कवर करना है। जिस रास्ते से होते आ रही है अभी हम उस रास्ते को कंसिडर नहीं करना है। अच्छा, पहले 1 घंटे में कितना कवर किया? 60 किलोमीटर कवर किया। फिर वापस इसने कितना कवर किया? 60, तो टोटल कितना कवर हो गया? 120। फिर 1 घंटे में कितना हो गया? 180। देख रहे हो साहब, इसमें 60 किलोमीटर कवर किया तो कितना हो गया टोटल? 120 किलोमीटर। यानी 1 घंटे में कितना चली? 60 किलोमीटर। फिर अगले 1 घंटे में कितना किलोमीटर चली? 60 किलोमीटर। फिर अगले 1 घंटे में कितना किलोमीटर चली? 60 किलोमीटर चल रही है। ऐसा यहां तक हमें समझ में आ रहा है। और ऐसे करके इसने टोटल कितना डिस्टेंस कवर कर दिया है? 240 किलोमीटर कवर कर दिया। अब मुझे एक बात बताओ, जब उसको सिटी ए से सिटी बी तक जाना था तो क्या वो हमेशा सेम स्पीड से गई होगी? आप एक एग्जाम्पल दो, अगर आपको एक शहर से दूसरे शहर कार में जाना है तो क्या आप हमेशा एक ही स्पीड से जाओगे? अरे कभी तुम्हारी गाड़ी की स्पीड ज्यादा होगी, कभी गाड़ी की स्पीड कम होगी। ट्रैफिक सिग्नल आ गया तो गाड़ी की स्पीड 0, क्योंकि वो रुक जाएगी। फिर स्पीड इंक्रीज होगी, फिर स्पीड बढ़ेगी। कभी कभी ऐसा होगा कि सेम स्पीड पे जाओगी। तो जब कोई एक जर्नी होती है जिसमें आपको एक एंड से दूसरे एंड पे जाना है तो हर बार स्पीड सेम नहीं होती, ज्यादा हो सकती है, कम हो सकती है। ऐसे सिनेरियो में हम क्या कैलकुलेट करते हैं? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट क्यों पढ़ रहे हैं? कि जब कोई जर्नी होती है, एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है, तो हर बार स्पीड सेम नहीं होती। कभी स्पीड बढ़ सकती है, कभी स्पीड कम हो सकती है, कभी 0 हो सकती है, कभी सेम स्पीड से जा सकते हैं। ऐसे सिचुएशन में हम क्या कैलकुलेट करेंगे? एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड का सीधा कॉन्सेप्ट है, बताओ कितना डिस्टेंस कवर किया, स्टार्ट से एंड तक कितना डिस्टेंस कवर किया? अरे ये 240, तो ये हो गया हमारा टोटल डिस्टेंस हो गया ऐसा। और यहां से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लग गया? टोटल टाइम बता दो। हमें टोटल टाइम पता है कि चलो 4 घंटे में पहुंचा ऐसा। तो एवरेज स्पीड बताती है कि टोटल डिस्टेंस ले लो, टोटल टाइम ले लो और डिवाइड कर दो, और हमें क्या मिल जाएगी? हमारी एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ओके, अब एक तुम्हारे दिमाग में आया होगा पॉइंट कि सर जब गाड़ी चल रही होगी तो उस पर्टिकुलर मोमेंट पे भी तो स्पीड हो सकती है ना, कि हाँ अब मेरी गाड़ी चली, जैसे ही मेरी गाड़ी इस पॉइंट पे पहुंची तब मेरी गाड़ी की स्पीड कितनी थी? जैसे ही मेरी गाड़ी इस पॉइंट पे पहुंची तो उस समय गाड़ी की स्पीड कितनी थी? उस पर्टिकुलर मोमेंट पे गाड़ी की स्पीड कितनी थी? उसको हम क्या बोला जाता है? इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्या बोला जाएगा? इंस्टेंटेनियस स्पीड। कि अच्छा 1 पॉइंट इतने टाइम पर गाड़ी की स्पीड इतनी थी, इतने बजे गाड़ी की स्पीड इतनी थी, यानी एग्जैक्ट उस टाइम पर कितनी स्पीड हो रही है उसको बोला गया इंस्टेंटेनियस स्पीड। कि स्पीड है एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, उस पर्टिकुलर मोमेंट पे कितनी स्पीड होती है उसको बोला गया इंस्टेंटेनियस स्पीड। यहां तक क्लियर है? पूरी जर्नी के दौरान हमने एवरेज निकाला तो हो गया एवरेज स्पीड, उस पर्टिकुलर मोमेंट पे निकाला इंस्टेंटेनियस स्पीड। यहां तक क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपने गाड़ी में ये डिवाइस देखा होगा ऐसा, तो ये जो डिवाइस लगा हुआ होता है, देखा होगा डायल होता है ऐसे ऊपर नीचे होता रहता है, बदलता रहता है, इसको बोला गया स्पीडोमीटर। ऐसा ये जो चीज है ये क्या है? स्पीडोमीटर विद दिस डायल। ऐसा ये क्या मेजर करता है? ये मेजर करता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। तभी तो आपने देखा होगा कि हर बार हर पॉइंट पे इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, कभी 120, कभी 140, कभी 80, कभी 60 ऐसा। यानी हर मोमेंट पे आपकी स्पीड अलग अलग होती है, वो हमें बताता है। और ये जो डिवाइस, ये जो नंबर दिख रहे हैं 14449 ऊपर से किलोमीटर लिखा हुआ है, ये कहलाता है ओडोमीटर। क्या कहलाता है? ओडोमीटर। ये मेजर करता है कि आपकी गाड़ी ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल्ड की है। तो डिस्टेंस ट्रेवल की है वो किससे मेजर होती है? हमारे ओडोमीटर से। आगे बढ़ते हैं, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। अब इस ओडोमीटर का हम दिमाग लगा के क्या करते हैं? एक सवाल सॉल्व करते हैं। क्या दे रखा है कि गाड़ी है, उसका जो ओडोमीटर है स्टार्टिंग में उसकी रीडिंग कितनी थी? 23514 किलोमीटर, मतलब इतना गाड़ी अभी तक चल चुकी है। अब ट्रिप स्टार्ट हो गई,
अब जैसे ही ट्रिप खत्म हुई तो अब इसकी रीडिंग कितनी हो गई, 24692। जब ट्रिप स्टार्ट हुई तब हमने रीडिंग देखी, दिख रहा है ऐसा, शुरू होने से पहले रीडिंग देखी ऐसा, तो कितनी थी, इतनी थी, घूम फिर के ट्रिप मार के पूरा आ गए ऐसा, अब उसकी रीडिंग चेंज हो गई इतनी। तो अगर तुम्हें मैं बोलूं कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है, तो तुम कैसे करोगे कि सर जब खत्म हुआ तब रीडिंग कितनी थी, 24692, माइनस जब ट्रिप खत्म शुरू होने से पहले कितनी थी, 23514, इन दोनों को माइनस करो तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरी गाड़ी ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है। अच्छा कि सर माइनस करो, माइनस कैसे कर सकते हैं, माइनस करना हमें आना चाहिए, हमारे ऐसे क्विकली हमसे क्या हो जानी चाहिए, माइनस हो जाना चाहिए। मैं थोड़ा सा इधर हटता हूं तब तक तुम उसको माइनस करो। तो कर ली होगी आपने कैलकुलेशन, कि खाली सिर्फ वीडियो ही देख रहे हो, हाथ में कॉपी पेन लेके बैठो तभी समझ में आने वाला है। तो इसको अगर आप माइनस करोगे तो ये आने वाला है 1178 किलोमीटर, यानी 1178 किलोमीटर हमारी गाड़ी ने, कार ने क्या किया, डिस्टेंस ट्रेवल की है। और इस ट्रिप को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा, 15 घंटे। तो टोटल टाइम कितना लगा है, 15 आवर का टोटल टाइम लगा है। सर आ गया, ये तो बहुत सिंपल था, हमने कैलकुलेट कर दिया। नाउ वी नीड टू कैलकुलेट एवरेज स्पीड इन टर्म ऑफ किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकेंड। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड इक्वल्स टू होता है टोटल डिस्टेंस, आपको पूरा लिखना है टोटल डिस्टेंस, और अपन में क्या आ जाएगा, टोटल टाइम। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस, 1178 एंड डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, 15। आप डिवाइड कर सकते हो और आपका आंसर किस में आ गया, किलोमीटर पर आर में आ चुका है। अच्छा सवाल तो ये भी बोल रहा है कि मीटर पर सेकंड में भी आंसर निकालो। तो देखो एक ट्रिक होती है, वो मैं ट्रिक आपको सिखा रहा हूं जिससे कि आप किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। उससे पहले याद रखो, जब भी आप ये चीजें लिखो तो ऊपर ऐसे हेडिंग डालनी है, क्या, गिवन हेडिंग डालनी है, उसके बाद गिवन लिखना है, फिर फॉर्मूला लिखना है, और फिर फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करनी है। अच्छा हमें करना क्या है, हमें किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना है किसके अंदर, मीटर पर सेकंड के अंदर। कैसे कन्वर्ट करेंगे, बहुत सिंपल है ऐसा। आपको क्या करना है, ये देखो, ये किलोमीटर और नीचे क्या होता है, आर। अच्छा मान लो कि ये 1 है, तो किलोमीटर में कितने मीटर होता है, तो 1000 मीटर होता है। तो 1 किलोमीटर बाद हो गए तो कितने मीटर हो गए, 1000 मीटर हो गए। आर को कन्वर्ट करना है सेकेंड्स में, पहले आर को मिनट में कन्वर्ट करो। 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट्स। तो अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, मिनट्स में। अब मिनट्स को कन्वर्ट करो किस में, सेकंड में। तो 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड्स होते हैं। तो हमने एक्चुअल में क्या किया, ये जो है किलोमीटर उसको कन्वर्ट किया मीटर में, और आर को कन्वर्ट कर दिया किसमें, सेकंड्स में। आर में कितने सेकंड्स होते हैं, इतने सेकंड्स, जिसको हम अगर सिंप्लीफाई करें तो 1000/3600, यानी किलोमीटर हो गया 1000 मीटर और आर किसके इक्वल हो गया, 3600 सेकंड्स। अब इनको सिंप्लीफाई करो, 10 से 10 से 10 हो गया। अब ये देखो 2 की टेबल से कट रहे हैं, ऊपर 5 आएगा और नीचे कितना आ जाएगा, 18 आएगा, और मीटर पर सेकेंड। और ये कितना था हमारा, 1 किलोमीटर पर आवर, यानी 1 किलोमीटर पर आवर किसके इक्वल होता है, 5/18 मीटर पर सेकेंड के। तो बताओ 2 किलोमीटर पर आवर कितने बराबर होगा, तो कुछ नहीं करना है, जो भी आंसर है उसको 2 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो ऐसा। अगर पूछा जाए 5 किलोमीटर पर आवर कितने मीटर पर सेकेंड से इक्वल होगा, तो कुछ नहीं करना है, 5 को मल्टीप्लाई कर देना है किससे, 5/18 से। यहां से क्या पता चला, यहां से ये पता चला कि जब भी वैल्यू किलोमीटर पर आवर में दे रखी है उसको मीटर पर सेकेंड में बदलना है, तो उस नंबर को जो किलोमीटर पर आवर में जो वैल्यू दे रखी है उस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ, 5/18 के साथ। तो यहां पर हमारा पास जो भी आंसर आएगा उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर देना, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना। मैंने ये भी सिखा दिया 5/18 आया कहां से, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये मैंने तुम्हें इजी कर लिया है, क्या कर दिया है कि जब भी आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करना है तो 5/18 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई। अच्छा उल्टा आ गया तो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना हो तो इस बार 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर है ऐसा, जैसे 36 किलोमीटर पर आवर आ गया, मीटर पर सेकंड में बदलना है तो कुछ नहीं करना, इस 36 को मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ, 5/18
18 के साथ। और अगर मान लो 10 मीटर पर सेकेंड आ गया, उसको किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो कुछ नहीं करना है, इस बार मल्टीप्लाई कर दो 18/5 से, तो आंसर आ जाएगा किसमें, किलोमीटर पर आवर के अंदर। बहुत इजी है, बहुत आराम से कर सकते हैं। ओके, वापस एग्जांपल पे आते हैं। जितना हम अपने रियल लाइफ से कनेक्ट करेंगे ना फिजिक्स को, उतना इजीली तुम्हें समझ आ जाएगा, रादर देन डायरेक्ट थ्योरी पे आने से। हम एक एरोप्लेन की बात कर रहे हैं, ये हवा में उड़ रहा है, ठीक है। अब इस एरोप्लेन ने 0 से 1 यानी 1 घंटे में कितनी डिस्टेंस कवर की, 200 किलोमीटर। फिर 1 से 2 मतलब अभी भी 1 घंटा हुआ, अगले 1 घंटे में फिर कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, 200 किलोमीटर। फिर अगले 1 घंटे में कितनी, अच्छा यहाँ पे है ना 1 2, यहाँ पे 3 आना चाहिए, तो वापस कितनी डिस्टेंस कवर की, 2। यानी हर एक एक घंटे में ये एरोप्लेन कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, 200 किलोमीटर कर रहा है। यहां मैं ऐसा बोल सकता हूं, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी 1 घंटे में कितना किया, 200, फिर 1 घंटे में कितना किया, 200 किलोमीटर, फिर 1 घंटे में कितना ट्रेवल किया, 200 किलोमीटर। यानी इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। ऐसे चीज को बोला जाता है क्या, यूनिफॉर्म स्पीड। क्या बोला जाएगा, यूनिफॉर्म स्पीड। जब एक ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसका मोशन कैसा हो जाएगा, यूनिफॉर्म मोशन या यूनिफॉर्म स्पीड, जिसको कांस्टेंट स्पीड भी बोलते हैं। जब कभी भी ऐसा लिखा हुआ आ जाए ना 600 किलोमीटर, कि इसकी स्पीड तो 600 किलोमीटर है, 1000 किलोमीटर है या 1100 किलोमीटर है, इसका मतलब है कि ये 600 किलोमीटर जाता है हर 1 घंटे में। इसका मतलब क्या हुआ, 600 किलोमीटर कवर करेगा 1 घंटे में। हर बार एक घंटे में कितना कवर करेगा, 600 किलोमीटर, अगर वो यूनिफॉर्म या कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है। अब इसी एरोप्लेन को अगर मान लो ये रनवे से टेक ऑफ ले रहा होता, अगर ये रनवे से टेक ऑफ ले रहा होता तो पहले 10 सेकंड में इसने कितनी डिस्टेंस कवर की, अच्छा 100 मीटर। फिर देखो 10 से 20 सेकंड हो गए, यानी अभी भी कितना टाइम हुआ, अगले 10 सेकंड में इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, 300। फिर अगले 10 सेकंड में कितनी की, 500। तो टाइम इंटरवल तो सेम है, लेकिन ये जो डिस्टेंस कवर हो रही है वो क्या हो रही है, अलग अलग है। तो कौन सा मोशन हो गया, यानी ये हो गया यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अगर कोई ऑब्जेक्ट है अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो फिर उसको बोला जाता है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो अगर कोई चीज सीधी सीधी जा रही है, ऐसा एक ही स्पीड से जा रही है, यूनिफॉर्म, अलग अलग स्पीड से जा रही है तो नॉन यूनिफॉर्म। एग्जांपल्स मैंने बताया, आप और भी एग्जांपल ले सकते हो। जैसे ट्रैफिक में गाड़ी चलती है तो तुमने देखा होगा, ट्रैफिक में गाड़ी कभी फास्ट कभी स्लो, कभी फास्ट कभी स्लो, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ट्रेन जा रही है, एक ही स्पीड से ट्रेन चली जा रही है, एक ही स्पीड से चली जा रही है, मान लो 50 किलोमीटर पर आवर से चली जा रही है, क्या हो जाएगा हमारा, यूनिफॉर्म स्पीड। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कभी कभी सिर्फ स्पीड बताने से काम नहीं चलता है। जैसे ये कार है, इसकी स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, एक और कार है, इसकी भी स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर। या दोनों कार की स्पीड तो सेम है, बट क्या दोनों की डायरेक्शन सेम है? ये तो नॉर्थ की तरफ जा रही है और ये कहाँ जा रही है, साउथ की तरफ जा रही है। यानी कभी कभी हमें स्पीड के साथ साथ डायरेक्शन भी देना बहुत जरूरी है कि किस डायरेक्शन में जा रहा है। जैसे मैं इस पेन को अगर फेंकूं तो इसकी कुछ ना कुछ तो स्पीड होगी, बट किस तरफ है, नीचे की तरफ। ऊपर भी तो फेंक सकता हूं, तो इस ऊपर जाऊंगा तो इसकी कुछ ना कुछ स्पीड तो होगी, बट कहाँ है स्पीड, ऊपर की तरफ है। यानी कभी कभी स्पीड के साथ साथ हमें डायरेक्शन भी देना होता है। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी हमारी क्या बन जाती है, वेलोसिटी, कि हमने स्पीड भी दे दी साथ साथ में डायरेक्शन भी दे दी कि 50 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है नॉर्थ की तरफ, तो स्पीड प्लस डायरेक्शन, हमें नई क्वांटिटी कौन सी मिलेगी, वेलोसिटी। अब क्योंकि वेलोसिटी में डायरेक्शन बताते हैं, इस वजह से वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी हो गई, वेलोसिटी हो गई हमारी वेक्टर क्वांटिटी, और स्पीड हमारी क्या हो गई, स्केलर क्वांटिटी। तो क्या होता है वेलोसिटी की जब हम बात करें तो स्पीड विथ डायरेक्शन होता है। अब देखो, जब मैं वेलोसिटी की बात कर रहा हूं, मैं डायरेक्शन की बात करता हूं, तो मैं डिस्टेंस नहीं लूंगा, मैं तब लूंगा डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि जब डायरेक्शन की बात करते हैं तो डायरेक्शन में डिस्टेंस नहीं आता, डिस्प्लेसमेंट आता है, विच इज द शॉर्टेस्ट पाथ है। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बनता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या बनता है हमारा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। अच्छा, इसकी एसआई यूनिट सेम स्पीड जैसी होती है, मीटर पर सेकंड, उसके अलावा ये भी एसआई यूनिट हो सकती है। और ये एक कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, जिसमें मैग्नीट्यूड भी है साथ साथ में
डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, साथ साथ में डायरेक्शन भी होता है। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आया? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, कि उतना डिस्प्लेस होने में कितना टाइम लगा है। एग्जांपल्स करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, हमारे कंसेप्ट और अच्छे क्लियर होते जाएंगे। अच्छा, हमें एक और टॉपिक दे रखा है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। पहले यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड पढ़ा था, अब वेलोसिटी है। अब वेलोसिटी में क्या है देखो, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मान लो यहां से यहां तक गया 10 मीटर, टाइम कितना लगा? 1 सेकेंड। फिर ये यहां से यहां तक गया, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? 10 मीटर का, टाइम कितना लगा? 1 सेकेंड। यहां से यहां गया, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? 10 मीटर का, टाइम कितना लगा? 1 सेकेंड। इक्वल डिस्प्लेसमेंट हुआ, इक्वल टाइम इंटरवल लग रहा है, तो ऐसा जो होगा हमारा वो कहलाता है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, डायरेक्शन भी सेम जानी चाहिए, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन भी क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, तब जाके क्या बनेगी? ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एग्जांपल पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है। अब देखो, अब ये सीधा सीधा, अब ये कर्व पाथ में जा रहा है, ऐसे है ना, अब ये सीधा सीधा नहीं जा रहा है, अब ये कर्व पाथ में जा रहा है। अच्छा, अगर मान लो यहां से यहां तक ये मान लो 10 मीटर चला, उसके लिए इसको टाइम लगा 5 सेकेंड। ठीक है, यहां से यहां तक चला, मान लो कि 20 मीटर चला, उसके लिए टाइम कितना लगा? 5 सेकेंड। तो क्या हुआ? टाइम इंटरवल तो सेम है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है? अलग अलग है। तो अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट होगा और टाइम क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जब मैं ये 10 मीटर की बात कर रहा हूं, तो मैं इस कर्व पाथ की बात नहीं कर रहा हूं। ये इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन, इसके बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है, विच इज द शॉर्टेस्ट पाथ, वो मैं 10 मीटर बोल रहा हूं, ना कि वो कर्व पाथ की लेंथ को मेजर कर रहा हूं। अच्छा, अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि सर, अगर ये हो जाए कि मान लो डिस्प्लेसमेंट सेम हो, यहां से लेके यहां तक का जो डिस्प्लेसमेंट है, शॉर्टेस्ट पाथ को बोल रहा हूं मैं, कर्व लाइन को नहीं बोल रहा, वो 10-10 मीटर है, लेकिन टाइम इंटरवल अलग कर लो, तो इसको 5 सेकेंड लग रहे हैं और इसको 7 सेकेंड लग रहे हैं, तब भी ये किस में आने वाला है? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के अंदर। इक्वल डिस्प्लेसमेंट बट अनइक्वल टाइम इंटरवल आएगा, तो भी हमारा क्या हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी आएगा। अच्छा, एक और कंडीशन आ रही है इसमें, जो सबसे कंफ्यूजिंग, जो बच्चे मिस कर देते हैं। मान लो डिस्प्लेसमेंट भी सेम है, यहां से यहां तक का शॉर्टेस्ट पाथ 10 मीटर है, 5 सेकेंड टाइम लगा। यहां से यहां तक का शॉर्टेस्ट पाथ है, वो 10 मीटर है, यानी डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर है, टाइम 5 सेकेंड लगा। डिस्प्लेसमेंट सेम है, टाइम इंटरवल भी सेम है, सर यूनिफॉर्म वेलोसिटी। गलत। यहां पर ये कर्व पाथ है, कर्व पाथ में डायरेक्शन सेम नहीं होती है। कर्व पाथ में क्या होता है? कभी इधर, कभी आगे, कभी पीछे, ऐसा देखा होगा ना। जब हम सीधा सीधा नहीं चल रहे, हम कर्व्ड पाथ में चल रहे, तो कर्व पाथ में डायरेक्शन बदलती रहती है। डायरेक्शन क्या होती रहती है? बदलती रहती है। और जब ऐसा हो जाए कि डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तब भी वो किस में आ जाता है? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के अंदर। तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के अंदर टोटल 3 कंडीशन बनती है। अगर तुम्हें पता चल गया कि कौन सी 3 कंडीशन बनती है, तो तुमने ये चीज समझ ली है। अगर नहीं पता कि कौन सी 3 कंडीशन में हमारी वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म होती है, थोड़ा सा रिकैप करो, पीछे जाओ और एक बार वापस अच्छे से सुनो। एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, आप बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे बना सकते हो। आगे बढ़ते हैं, हमारा टॉपिक है नया, एवरेज वेलोसिटी। अब एवरेज स्पीड पढ़ा था, तो एवरेज वेलोसिटी क्यों पढ़ रहे हैं? यहां से तुम्हारे ये जो वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट क्यों आता है, ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। मान लो कि एक कार है जो कि सिटी ए से जा रही है, कहां पर? सिटी बी की तरफ जा रही है। तो डायरेक्शन कहां से कहां तक है? सिटी ए से डायरेक्शन कहां होगी? सिटी बी की तरफ। डायरेक्शन आ गई, वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट आएगा। अच्छा, एक सिटी से दूसरी सिटी के बीच का जो डिस्टेंस होता है, वो कितना है? मान लो कि 250 किलोमीटर है। चलो यहां तक आ गए, यहां से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगा? 5 घंटे लगे। यहां तक भी सही है। एक सिटी से बी तक का पहुंचने का एक शॉर्टेस्ट पाथ भी तो होगा, एक सबसे छोटा रास्ता भी तो हो सकता है। उस छोटे रास्ते को हमने क्या बोला था? डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पर हमारा आ गया नेट डिस्प्लेसमेंट। नेट डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना है? 200 किलोमीटर। वो भी कहां पर? एक डायरेक्शन भी दे रखी है कि हाँ, वो ईस्ट की तरफ यहां तक क्लियर है। तो डिस्टेंस तो 250 है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना है? 200 है। अब सर, आपने ये नेट क्यों लिखा है? तो देखो, नेट डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि एक्चुअल कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक के बीच का
एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, टोटल डिस्प्लेसमेंट नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, एक्चुअल में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, यानी ये गाड़ी जहां से भी होते हुए, घूमते हुए, इधर से उधर से होते हुए, कहीं से भी होते हुए एक जगह से दूसरी जगह पहुंची, अब इनके बीच का एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट बता दो, यानी नेट डिस्प्लेसमेंट बता दो। तो नेट डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना है, 200 मीटर है। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया हमारा 200, टाइम कितना लगा हमारा 5 लगा, सॉल्व कर देना आंसर आ जाएगा। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। यानी एक जर्नी हो रही है जिसमें, अब देखो एक दिमाग लगाओ ऐसा कि सर नेट डिस्प्लेसमेंट एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, तुम्हें पता है ना कि कार सेम वेलोसिटी से नहीं जा सकती, यानी कभी इसकी स्पीड कम हो सकती है, कभी ज्यादा हो सकती है, कभी जीरो भी हो सकती है। तो टाइम तो चेंज होता जाएगा ना। टाइम चेंज होने का मतलब ऐसा है कि कभी वो कम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा तो स्पीड ज्यादा होगी, तो कभी क्या करेगा, रुक जाएगा, ऐसा सही है ऐसा, तो इसकी स्पीड वेरी करती जाएगी ऐसा। तो इसका मतलब हम बात कर रहे हैं वेलोसिटी में, भले मैं सेम डायरेक्शन में जा रहा हूं, एक ही डायरेक्शन में जा रहा हूं, शॉर्टेस्ट पाथ कवर करने की बात बोल रहा हूं, बट टाइम तो मेरा क्या है, रुकूंगा तब भी कंज्यूम होगा, फास्ट चलूंगा तब भी कंज्यूम होगा। तो नेट डिस्प्लेसमेंट निकालना है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचो तो एक्चुअल में कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया और उसके बीच में आपको कितना टाइम लगा, भले आप बीच में रुके हो नहीं रुके हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको टोटल टाइम ही लिखना पड़ेगा नीचे हमेशा। अच्छा, एवरेज वेलोसिटी भी आ गया। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताओ कि सर क्या है एवरेज। तो पहला तो हमारा टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम एवरेज स्पीड, नेट डिस्प्लेसमेंट टोटल टाइम हमारा एवरेज वेलोसिटी। स्पीड में डायरेक्शन मैटर नहीं करता, स्केलर क्वांटिटी, इसमें डायरेक्शन में मैटर करता है वेक्टर क्वांटिटी। ये कभी भी जीरो नहीं हो सकती। अगर कोई चीज मोशन में है तो उसकी कुछ ना कुछ स्पीड तो होगी ही होगी, बट ये जीरो हो सकती है। कैसे जीरो हो सकती हैं, अगर मान लो मैं पीछे जाऊं, अगर हमारे पीछे वाले एग्जांपल की तरफ, अगर ये कार मान लो सिटी ए से कहां गई, बी तक, और बी से वापस कहां आ गई, ए पर आ गई, समझ लो जहां से शुरू किया वहां पर ही वापस पहुंची, बताओ एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। सर एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट यानी जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा उस सिनेरियो में तो नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, भले ही टाइम कितना लगा, तो आंसर तो जीरो अपॉन एनीथिंग कितना आने वाला है, जीरो ही आ जाएगा। यानी एवरेज वेलोसिटी जीरो हो सकती है। कब हो सकती है, जब एक ऑब्जेक्ट जहां से शुरू किया था वापस उधर ही आ जाए, यानी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दोनों क्या निकल जाए, सेम निकल जाए, तब जाके हमारा नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो आ जाएगा। और नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो आ गया तो फिर हमारी एवरेज वेलोसिटी भी जीरो आ जाएगी। डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता। एवरेज स्पीड हमेशा पॉजिटिव, एवरेज वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव। सर क्या बोल जो समझ नहीं आया पॉजिटिव और नेगेटिव, एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल से समझाता हूं तुम्हें, समझो। मान लो कि जो कार है वो ए से बी तक जा रही थी, ए से कहां गई, बी तक, तब उसकी वेलोसिटी मान लेते हैं 40 किलोमीटर पर आवर थी। अब क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी तो डायरेक्शन देनी पड़ेगी, मैंने इस डायरेक्शन में अगर कार मूव हो रही है तो पॉजिटिव दे दिया, तो उसकी वेलोसिटी कितनी आ गई, +40 आ गई। अच्छा, अब मान लो कि ये कार बी से ए की तरफ आ रही है, ऐसे आ रही है, अब इसकी वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आ रहा है, पर डायरेक्शन तो इस तरफ हो गई, तो आगे क्या लगाना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा। सेम हम ऐसा करते हैं कि ऊपर की तरफ जाता है तो पॉजिटिव साइन लगाते हैं, नीचे की तरफ आता है तो माइनस। ये जो साइन होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, ये हमें डायरेक्शन को इंडिकेट करते हैं कि +40 किलोमीटर का मतलब हुआ कि वो सिटी ए से सिटी बी आ रहा है, और माइनस का मतलब हुआ कि वो सिटी बी से कहां जा रहा है, सिटी ए की तरफ। पर अगर मैं खाली लिख दूं कि कार की स्पीड 40 किलोमीटर पर आ रही है, कैसे पता चलेगा कि वो कार सिटी ए से बी की तरफ जा रही है, बी से ए की तरफ आ रही है, नहीं पता चलेगा। +40 लगती मुझे पता चल गया कि वो ए से कहां जा रही है, बी जा रही है, तो माइनस से मुझे ऑटोमेटिकली ये पता चल जाएगा कि अब वो बी से कहां गई है, ए की तरफ आ गई है। इस वजह से हमारी वेलोसिटी होती है, दैट इज एवरेज वेलोसिटी, पॉजिटिव और नेगेटिव। लास्ट के जो 2 पॉइंट लिखे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट वाला ये पॉइंट तो मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं, जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है उनको पता है कि जो डंडियां होती है
ये बताती है मैग्नीट्यूड को, है ना, जिसको मॉड्यूलस या शॉर्ट में मॉड बोलते हैं। तो इसको पढ़ा जाएगा क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इक्वल हो सकता है अगर एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में जाए बिना अपनी डायरेक्शन को चेंज किए। ये कार है हमारी, कार सिटी ए से कहा जा रही है सिटी बी की तरफ, ए से कहा जा रही है बी की तरफ, है ना। अगर मान लो ए से कहा गया बी तक, अगर आप लोगों को ए से बी तक जाना है, या फिर स्विमिंग पूल वाला एग्जांपल याद है पार्ट 1 के अंदर, स्ट्रेट लाइन में गया था, याद आ रहा है, 400 मीटर के अंदर, उस समय डिस्टेंस भी सेम था, डिस्प्लेसमेंट भी क्या आया, सेम आया। टाइम से डिवाइड कर दोगे हम तो हमारे पास उस समय एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या आ सकती है, इक्वल आ सकती है। तो ये कंडीशन तब होती है जब वो स्ट्रेट लाइन में जाए, स्ट्रेट पाथ में जाए, बिना अपनी डायरेक्शन को चेंज किए। डायरेक्शन नहीं चेंज करनी है, ऐसे सीधा सीधा ही जाना है, तब ये दोनों क्या आ सकता है, इक्वल आ सकता है। इससे रिलेटेड एनसीईआरटी में एक पॉज एंड पॉन्डर का एक क्वेश्चन भी दे रखा है, चेक करना, वहां से इसका आंसर मिल जाएगा। और एवरेज वेलोसिटी 0 कब हो सकती है, मैंने आपको बता दिया है। आगे बढ़ते हैं नई स्लाइड के ऊपर। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं यहां से, और आपके कॉन्सेप्ट जो पढ़े हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ऐसा कि सर बोल तो दिया, आप समझाओ अच्छे से, तो ये भी हो जाएगा क्लियर। देखो क्या लिखा हुआ है, सारंग टेक्स 50 seconds टू स्विम फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड बैक। स्विमिंग पूल के एक एंड से जाकर, मैं रेड कलर ले लेता हूं, एक एंड से जाकर दूसरे एंड तक गया, दूसरे एंड से वापस बैक, वापस वही आ गया, ठीक है। और कितना टाइम लगा उसको, 50 सेकेंड लगा है। अब उसकी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं। पहले हम लिखेंगे गिवन, बहुत सिंपल सवाल है, ध्यान से देखना। गिवन में हम पहले लिखेंगे टोटल डिस्टेंस, कितना उसको टोटल डिस्टेंस कवर करना पड़ा। जाने का 25, आने का भी 25, जाने का 25, आने का 25, कितना हो गया, 50 मीटर, ठीक है। नेट डिस्प्लेसमेंट शुरू कहां से किया, यहां से, खत्म भी कहां पे किया, यहां पर ही। इनिशियल फाइनल पोजीशन दोनों सेम है, नेट डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, 0 मीटर। टोटल टाइम कितना लगा, टोटल टाइम 50 सेकेंड लगा, टोटल टाइम कितना लगा, 50 सेकेंड लगा। अब देखो एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। कितना टोटल डिस्टेंस है, 50, कितना टोटल टाइम लग रहा है, 50, कितना आ गया, 1 मीटर पर सेकेंड आ गया। अच्छा, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, कलर चेंज कर लेता हूं मैं, यहां पर इसको हटा देते हैं। ओके, क्या है हमारे पास, ओ माय गॉड, व्हाट हैपन, कोई बात नहीं, चलो। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी कितना हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी हमारे पास है नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ओ माय गॉड, जादू हो रहा है, ये शब्द अपने आप बदल रहे हैं। एवरेज वेलोसिटी, नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0, टाइम कितना लगा, 50, कुछ भी कर लो, आंसर कितना आ गया, 0 मीटर पर सेकेंड। इससे पता चल रहा है कि एवरेज वेलोसिटी 0 आ सकती है। कब आएगी, जब हमारा नेट डिस्प्लेसमेंट 0 हो, जहां से शुरू हुआ वापस वहां पर क्या हो जाए, खत्म हो जाए, ठीक है। बहुत इजी सवाल था ये, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एक्सप्लोरेशन टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन सवाल है, बहुत अच्छे से हम करेंगे इसको। थोड़े से और कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर होंगे। रोहन है वो पढ़ाई करता है साइंस की 6 बजे से लेके 7:30 घंटे, मतलब 1.5 घंटा पढ़ाई की, 6 से 7:30, मतलब टाइम कितना किया उसका, 1.5 आवर लगा दिया। हमें मिनट हैंड की बात करनी है, हमें किसके ऊपर कंसिडर करना है, ये मिनट हैंड जो होता है ना, ये बड़ा वाला होता है वो मिनट हैंड है। सेकंड वाले की नहीं करनी है, मिनट हैंड के ऊपर हमें फोकस करना है, ये मिनट हैंड के ऊपर, ठीक है। ओके, ये भी आ गया ऐसा। ड्यूरिंग द गिवन टाइम इंटरवल, ये जो मिनट हैंड है उसकी लेंथ कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। अब थोड़ा सा यहाँ पे आते हैं, हम 6 से 7:30 तक की बात करते हैं। जब 6 बजे होंगे तो आपका मिनट हैंड अगर आपको याद हो तो ये 12, और जो आर वाला होता है वो 6 पर होगा, सही है ऐसा। अब 7 कब बजेंगे, जब ये मिनट हैंड है ये पूरा एक चक्कर लगाकर वापस इधर तक पहुंचेगा। ये मिनट हैंड है, जब ये पूरा एक चक्कर लगाएगा और वापस यहां तक पहुंचेगा तो 7 बज गए, ठीक है। अब 7:30 बजा रहे हैं तो 7:30 कब बजेंगे, अब ये वापस यहां से कहां तक आ जाएगा, यहां तक आ जाएगा, तो 7:30 बज गए। यानी जो हमारा मिनट हैंड है उसने एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन किया,
ये जो रेड कलर से मैंने ड्रॉ किया ये कंप्लीट रिवॉल्यूशन किया, पूरा 1 घंटे में यहां तक आया, और ये जो येलो वाला ये आधा रिवॉल्यूशन हुआ। यानी मैं ऐसा बोल सकता हूं कि मिनट हैंड ने 1.5 रिवॉल्यूशन किया, इतना चक्कर लगाया। एक तो पूरा चक्कर लगाया ताकि 1 घंटा हो जाए, 7 बज गए, 7:30 यानी आधा घंटा, यानी इसको वापस कहां तक आना पड़ेगा, नीचे लगा। यानी टोटल कितना इसने रिवॉल्यूशन किया, 1.5 इसने एक पूरा और एक आधा चक्कर लगाया किसने, मिनट हैंड ने। अब थोड़ा सा और देखो, अगर आपने मैथ्स में पढ़ा होगा तो मैथ्स में ये जो लेंथ होती है जिसको हम सर्कमफेरेंस बोलते हैं, इस सर्कमफेरेंस को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। यानी अगर कोई चीज सर्कुलर पाथ में घूम रही है तो ये जो पूरा एक चक्कर लगाया जाता है इसको सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल बोलते हैं, और इस चक्कर की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, 2.5। हमारे केस में कितने चक्कर लगाए गए, हमारे केस में 1.5 चक्कर लगाए गए हैं। तो कैसे लिखेंगे हम इसको, सबसे पहले हेड ही डालेंगे गिवन, हमें क्या चाहिए, सॉरी गिवन भी कर सकते, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसको। चलो पहले केस में डिस्टेंस ट्रेवल का फॉर्मूला कितना होता है। अब ये जो मिनट हैंड होता है वो ऐसे 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 बाउंड्री पे गोल गोल घूमेगा, और ये जो बाउंड्री होती है उसको कैलकुलेट करने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, 2 पाई आर। कितने मिनट हैंड ने चक्कर लगाए, 1.5 चक्कर लगाए। एक चक्कर की लेंथ कितनी होती है, एक चक्कर की लेंथ होती है कितनी, 2 पाई आर। मल्टीप्लाई कर दो, देखो ये हो गया 1.5, 2 पाई की वैल्यू 22/7, और आर हमारा कितना है, आर मतलब ये जो मिनट हैंड है, ये मिनट हैंड ये रेडियस के इक्वल ही तो होगा। मिनट हैंड होता है वो इस क्लॉक के रेडियस के इक्वल होता है, तो रेडियस हमारी कितनी आ गई, 7 सेंटीमीटर। 7 से 7 कट कर लो, 1.5 इंटू 2 3 हो गया, इसको करो 66 सेंटीमीटर। ये आ गई हमारी डिस्टेंस। अब हमें क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट। हमें क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट। अब देखो क्या हुआ, मिनट हैंड है वो पहले 12 से शुरू हुआ, एक चक्कर पूरा लगाया, वापस 12 तक आया, फिर आधा चक्कर लगाना है तो कहां तक पहुंचा, 6 तक। तो अब मिनट हैंड यहां आ चुका है, तो मिनट हैंड यहां से शुरू करके, अच्छा मिनट हैंड है, वापस यहां पे देखो, इधर देखो, मिनट हैंड यहां से शुरू किया और कहां पे पहुंच गया, गोल गोल चक्कर लगा के यहाँ पे 6 पे पहुंच गया, एक पूरा किया और एक आधा किया। यानी स्टार्टिंग यहां से किया, एंड यहां पे किया, तो डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ। और ये शॉर्टेस्ट पाथ होता है, ये तो हमारे इस घड़ी के डायामीटर के बराबर होता है, और घड़ी का डायामीटर होता है, फॉर्मूला अगर आपको हो तो ट्वाइस ऑफ रेडियस होता है, और रेडियस हमारी कितनी है, 7 है, तो ये कितना हो गया, 14 सेंटीमीटर हो गया। समझे मेरी बात, 12 से घूम के 6 तक पहुंचा, तो क्योंकि एक पूरा घुमाया तो वापस 12 तक, आधा घुमा तो 6 तक पहुंचा। शुरुआत यहां से की, खत्म यहां पे किया, ये शॉर्टेस्ट पाथ हो गया जिसको डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है। अब स्पीड और वेलोसिटी का टाइम फॉर्मूला लगाओ। देखो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन। कितनी डिस्टेंस है, 66 है। टाइम कितना लगा है, मैं यहाँ गिवन में टाइम देख लेता हूं, 1.5 घंटा। टाइम कितना लग रहा है, 1.5 घंटा, पता है ना, 1.5 आवर्स। तो इसको सेकंड में बदल सकते हैं कि नहीं बदल सकते, आप इसको सेकंड में भी बदल सकते हो, मिनट्स में भी बदल सकते हो, आवर्स में भी बदल सकते हो। अगर मैं इसको बात करूं सेकंड्स में, तो कितने सेकंड हो गए, आर की बात करो आर में कन्वर्ट कर लो, मिनट्स की बात करो मिनट्स में कन्वर्ट कर लो। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किस यूनिट में आंसर निकालना चाहते हैं। मैं इसको मिनट्स में बदल रहा हूं, तो 1 घंटा और आधा घंटा हो गए, 1 घंटे में होते 60, यानी ये 90 मिनट्स की बात हो रही है। कितने मिनट्स की बात हो रही है, 90 मिनट्स की। आइडिया लगा, 1.5 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं, 90। तो मैंने टाइम को मिनट्स में ले लिया, ये कर लिया, 3 की टेबल से काटा मैंने, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, ये काट लिया ऐसा। फिर इसको निकाल दो डेसिमल में, आंसर किसमें आएगा, सेंटीमीटर पर मिनट। आइडिया लगा, क्योंकि डिस्टेंस था वो किसमें है, सेंटीमीटर में, टाइम हमने किसमें निकाल दिया, मिनट्स में निकाल दिया। इसी तरह से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, वेलोसिटी। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। कितना है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट हमारा 14 है, टाइम कितना है 90 मिनट। डिवाइड करो और खुद से आंसर निकालो और कमेंट बॉक्स में लिख दो। इसी तरह से हमने और भी पार्ट्स बनाए हैं, वो आने वाले वीडियोस में आपको मिल जाएंगे। इस टॉपिक में यानी आज हमने जितना भी पढ़ा है उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दिए गए हैं, जाके प्रैक्टिस कर लो। आज के लिए बस इतना ही।